बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है पीरियोडिक वेव्स। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेपिटेशन हो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? एक ऐसी वेव्स जो कि इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, waves produced by the source which repeats its motion equally in equal intervals of time। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। अब टाइम पीरियड के लिहाज से हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पीरियोडिक वेव्स। चूंकि स्टूडेंट्स हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वजह से हम यहां पे इसकी सिर्फ दो टाइप्स मेंशन करेंगे। नंबर 1 आ जाएगी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, और नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, इसमें अब हम डिटेल से पहले डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव को समझने के लिए देखिए, हमारे पास ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको आपने अटैच किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट से, और इसका अदर फ्री एंड दैट इज कनेक्टेड विद द वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि स्लिंकी स्प्रिंग को आपने वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के मैस के साथ अटैच किया हुआ है। इनिशियली वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट पोजीशन में है। हमें यह बात पता है कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, मतलब यह कि वो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन जो है उसको रिपीट करता है। तो यहां पे वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम सोर्स बन जाएगा जो कि वेव्स प्रोड्यूस करता है स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर। हम क्या करते हैं, इस वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करते हैं। रिलीज करने की वजह से ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा और इसकी ये डिस्टरबेंस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर शिफ्ट होगी। जैसे ही स्लिंकिंग स्प्रिंग के अंदर ये मोशन शिफ्ट होगी, हम देख सकते हैं कि स्लिंकी स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशन अबव मीन पोजीशन है और बिलो मीन पोजीशन है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी पीरियोडिक वेव्स जिसमें पार्टिकल की मोशन प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है, उस वेव को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव का नाम देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The transverse waves produced by a source which repeats its motion equally in equal intervals
ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव का नाम देते हैं। अब अगर हम इसमें एक वेव बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें एक वेव डिस्क्राइब कर दी है जिसमें प्रोपेगेशन ऑफ वेव दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां पे आ जाएगी स्पीड v, जबकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलरली आइदर अबव और बिलो डायरेक्शन में है। अब चूंकि इस वेव की रेपिटेशन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इसके बाद हो रही है, नेचर में ये ट्रांसवर्स बन जाएगी, टाइम कांस्टेंट होने की वजह से ये पीरियोडिक ट्रांसफर वेव बन जाती है। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसफर पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्क्राइब करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले है क्रस्ट। क्रस्ट कौन सा पोर्शन होता है? कहता है कि द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव above mean position is called crust. Second term है trough. इसकी डेफिनेशन बन जाएगी the portion of transverse wave below mean position is called trough. अब स्टूडेंट्स हम यहां पे एक वेव फॉर्म बना लेते हैं और उसमें इन दोनों पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक वेव है जिसमें ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज रेफरेंस लाइन, आप इसको कह सकते हैं, या हम इसको मीन पोजीशन कह सकते हैं। अब वेव का वो पोर्शन जो कि इस मीन पोजीशन से ऊपर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रस्ट का नाम देते हैं। और वेव का वो पोर्शन जो कि मीन पोजीशन या रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, इसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म डिस्क्राइब करेंगे जिसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है, ये हम चैप्टर नंबर 7 में भी काफी डिटेल से डिस्क्राइब कर चुके हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from mean position is called एम्पलीट्यूड। अब स्टूडेंट्स हमारे केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? इस पीक जिसको मैं नाम दे देता हूं एक्स का, एक्स का मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है। इसी तरीके से ट्रफ के पोर्शन में इस पॉइंट y का डिस्टेंस मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया x और स्मॉल x, y और स्मॉल y, ये डिस्टेंसेस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म डिस्क्राइब करते हैं
which is known as wavelength. वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ का नाम देते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, वेव का अपने टाइम पीरियड जितने टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो वेव की वेवलेंथ कहलाता है। और हम इसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से। ठीक है, अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि एक वेवलेंथ कितनी बनेगी, तो हमने ये कहा कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। इसी डायग्राम में देखें, यहां से एक क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते नेक्स्ट क्रस्ट यहां से शुरू हो जाएगा, तो इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ नाम देते हैं और इसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म डिस्क्राइब करते हैं विच इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? दिस इज द टाइम टेकन बाय wave to travel a distance of one wavelength। एक वेव को एक वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अगर हम यहां पे एक और वेव बना लेते हैं तो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। ये एक वेवलेंथ आ जाएगी, ये दूसरी वेवलेंथ आ जाएगी। तो एक वेवलेंथ को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है इसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों टाइम पीरियड आ जाएंगे। और जो डिस्टेंस हम इसमें ट्रेवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा। उसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? कहता है कि सपोज कर लें हम वेव के ऊपर दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। एक को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, सेम पोजीशन ऑन द नेक्स्ट वेव, उसके ऊपर हम पोजीशन को नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में कितना डिस्टेंस आ रहा है? ये वन वेवलेंथ के इक्वल आ रहा है। और वन वेवलेंथ को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है। तो वो कहता है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द वेव विच इज गिवन बाय v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय
टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने ए से बी तक मूव करते हुए, एक वेवलेंथ के इक्वल लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और एक वेवलेंथ के लिए टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड के इक्वल लगता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पीड ऑफ वेव का एक फॉर्मूला आ गया, विच इज इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब इसी रिलेशन में अगर हम 1/t की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर इसी रिलेशन में हम 1/t की जगह पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ वेव विच इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक पोर्शन इसका डिस्क्राइब करते हैं, विच इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। स्टूडेंट्स, एक वेव पे मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, और जो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब फर्ज कर लें हमारे पास वही वेव है, ये क्रस्ट आ जाएगा, ये ट्रफ बन जाएगा, फिर ये क्रस्ट आ जाएगा, फिर ये ट्रफ बन जाएगा। इसमें हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, दिस इज पॉइंट एफ, जी, एच एंड फाइनली आई। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि ए से ई पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होता है, तो ए टू ई हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये लैम्डा के इक्वल है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें एंगल कितना होगा, तो ये बात आपको लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में काफी डिटेल से पढ़ी हुई है। इस पॉइंट पे एंगल की वैल्यू होती है 0, एक्सट्रीम पोजीशन या पीक के ऊपर वैल्यू हो जाती है एंगल की 90 डिग्री, हाफ वाइब्रेशन में एंगल की वैल्यू हो जाती है 180, डी पॉइंट के ऊपर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 270 और ई पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 360। इसका मतलब यह हो गया कि ए टू ई एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 360, या जिसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर वो आपको कोई दो रैंडम पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दे, लाइक हम यहां पे कहते हैं कि ए से इस पॉइंट एक्स का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिया हो, या वो कहता है कि ए से एक्स का आपने एंगल फाइंड करना है और आपको ये डिस्टेंस दिया हो, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम डिस्क्राइब करते हैं, एक रिलेशन है, ये कहता है कि पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल पाथ ऑफ वेव, इसकी रेशो इक्वल होती है फेज डिफरेंस
डिवाइडेड बाय टोटल फेज ऑफ वेव के। टोटल पाथ ऑफ द वेव से क्या मुराद है? एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है विच इज इक्वल टू वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से टोटल फेज ऑफ वेव से मुराद यह है कि एक वेवलेंथ के अंदर कितना एंगल आता है, जो कि हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ये दोनों आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब फर्ज कर लें कि हम पाथ डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं x से, डिवाइडेड बाय टोटल पाथ ऑफ वेव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से। यहां पे आ जाएगा लैम्डा, इन दोनों की रेशो इक्वल है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल फेज ऑफ द वेव विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो स्टूडेंट्स, लीनियर रेशो एंगुलर रेशो के इक्वल होती है। अब इससे अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? लैम्डा, सॉरी, फाई की वैल्यू अगर हम इसमें से कैलकुलेट करते हैं तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अगर वो आपको पाथ डिफरेंस दे दे, आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको फेज डिफरेंस दे दे तो आप पाथ डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब इससे नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है दैट इज नोन एज इन फेज पॉइंट्स। एक वेव के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें कौन से इन फेज होते हैं, हमने वो डिस्क्राइब करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन फेज पॉइंट्स के लिए आपने दो बातें याद रखनी है कि हर वो पॉइंट जिसकी पोजीशन सेम है, ठीक है, दैट इज सेम पोजीशन, और उस पे मूव करते हुए हमारी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हर वो दो पॉइंट्स जिस पे आपको ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई होंगे, वो दोनों पॉइंट्स जो है आपस में इन फेज होंगे। अब फर्ज कर लें कि हम एक वेव फॉर्म बनाते हैं। इस वेव फॉर्म में आपने ये दो पॉइंट्स स्टडी करने हैं, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं तो ए पॉइंट पे मेरी पोजीशन कौन सी है? मीन पोजीशन, और डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड, ठीक है। मूव करते हुए मैं जैसे ही बी पॉइंट के ऊपर पहुंचता हूं, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करना है। तो जब हम बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे तो बी पॉइंट के ऊपर हमारी पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि हमने स्टार्ट कहां से किया था? मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था। इसका मतलब है ए और बी इन फेज पॉइंट्स नहीं है। फिर हम बी से मूव करते हुए आ जाते हैं पॉइंट सी के ऊपर। अब जैसे ही सी पॉइंट के ऊपर आप पहुंचेंगे, आपने फिर ये दोनों पॉइंट्स इसमें डिस्क्राइब करने हैं। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो ए भी मीन पोजीशन है जबकि सी भी मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब यह हो गया कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो सी के लिए सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ए पे डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है जबकि सी पे डायरेक्शन आ जाती है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यह हो गया कि ए और सी ये दोनों पॉइंट्स भी इन फेज नहीं है। मूव करते हुए जाएंगे पॉइंट डी विच इज एक्सट्रीम पोजीशन, इसको छोड़ दें। फिर हम चलते हैं पॉइंट ई के ऊपर। तो ई पॉइंट के ऊपर हमारी पोजीशन ए पॉइंट जैसी है और साथ के साथ में डायरेक्शन भी वही है जो कि पॉइंट ए के ऊपर थी। इसका मतलब यह हो गया कि हेयर ए एंड ई आर इन फेज। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या है? इन फेज हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें एक बात यहां से और भी नजर आ रही है कि हर वो पॉइंट जो कि पहले पॉइंट से वेवलेंथ जितने डिस्टेंस पे मिलेगा, वो पॉइंट क्या होंगे? इन फेज होंगे। लाइक अगर इससे मैं नेक्स्ट बात करता हूं
तो ई के बाद एक वेवलेंथ कहां कंप्लीट हो रही है? आई पॉइंट के ऊपर। तो डेफिनेटली आई पॉइंट जो है वो भी क्या होगा? इन फेज होगा। समझ आ गई बात की? अब यहां से नेक्स्ट देखें, अगर फर्ज करें मैं पॉइंट बी से अपनी मूवमेंट को शुरू करता हूं, तो बी इज द पॉइंट विच इज एक्सट्रीम पोजीशन और डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन आ रही है। मूव करते करते मैं पहुंच जाता हूं पॉइंट डी के ऊपर विच इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? अपवर्ड। इसका मतलब है अभी ये दोनों पॉइंट्स इन फेज नहीं है। फिर हम मूव करते हुए पॉइंट एफ के ऊपर जाते हैं और एफ पॉइंट के ऊपर हमारी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है, जबकि डायरेक्शन भी दोनों पॉइंट्स के लिए डाउनवर्ड है। इसका मतलब यह हो गया कि बी से एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेवलेंथ। और बी और एफ पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे? कि ये भी इन फेज पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स बन जाएंगे? ए, ई, आई। पहला सेट इन 3 पॉइंट्स का बन जाएगा कि दिस इज इन फेज। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बी विद एफ, ये दोनों पॉइंट्स जो है इन फेज हैं। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी के साथ कौन सा पॉइंट इन फेज बनेगा? जी इसके साथ इन फेज बनेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन भी सेम है और दोनों पे डायरेक्शन भी सेम है। तो ये बन जाएगा सी एंड जी आर इन फेज एंड सो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने डिस्क्राइब करने हैं वो पॉइंट्स जो कि सेम पोजीशन पे तो होते हैं लेकिन उनका फेज एक दूसरे से 180 का होता है, जिनको हम आउट ऑफ फेज पॉइंट्स का नाम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। इसमें सेम पोजीशन होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। यहां पे इसको भी हम एक वेव बना के डिस्क्राइब कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने कौन सी 2 बातें याद रखनी है? सेम पोजीशन होनी चाहिए और साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। यह बात हमें पॉइंट ए के लिए मीन पोजीशन और अपवर्ड डायरेक्शन और पॉइंट सी के लिए मिल जाती है मीन पोजीशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से बी पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि डी पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आउट ऑफ फेज हैं। इसमें ए और सी आउट ऑफ फेज आ जाएगा, इसमें बी और डी आउट ऑफ फेज आ जाएगा और इसमें डी और एफ आउट ऑफ फेज आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि जब भी आप आउट ऑफ फेज पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसमें हमेशा 2 पॉइंट्स ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे कोई तीसरा पॉइंट ऐड करते हैं तो वो पहले दोनों में से किसी ना किसी पॉइंट के साथ इन फेज आ रहा होगा। तो इन फेज पॉइंट में तो आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ फेज पॉइंट में हमेशा ये सिर्फ 2 ही रहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ पीरियोडिक वेव की तरफ, जिसको हमने लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव का नाम दिया था। आइए देखते हैं अब इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है जी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए उसी तरीके से सपोज करें कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन यहां पे मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल नहीं है, यहां पे मैस स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजॉन्टल है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है।
इनिशियली दोनों सिस्टम रेस्ट में है। जैसा कि मैस स्प्रिंग सिस्टम यहां पे सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी डिस्टरबेंस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि स्प्रिंग कुछ रीजन्स में कंप्रेस्ड फॉर्म में है जबकि कुछ रीजन्स में ये स्ट्रेच फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कंप्रेस्ड फॉर्म होती है उसको कंप्रेशन कहा जाता है और जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको हम रेयरफेक्शन की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं अगर हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें डायग्राम की तरफ और डायग्राम को बना के फिर हम फर्दर प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा था उसमें एक कंप्रेशन, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन आता है और फिर रेयरफेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेशन होती है कंप्रेशन की रेयरफेक्शन के साथ, फिर कंप्रेशन की रेयरफेक्शन के साथ। अब चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस की गई हैं जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स जिसके मूवमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाद रिपीट होती है, तो इस वजह से ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहां पे प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स produced by a source which repeats its motion equally in equal intervals of टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव की। इस सिचुएशन में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह की वेव को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।